प्योर रूल्स 2024 और इसके अलावा आईटी 2.0 जो है 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से आईटी 2 आया तो उसके कारण बहुत सारे सवाल उठे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, अपडेटेड चीजें आ सकती हैं। और जब से प्योर रूल 2024 आया उसके बाद भी ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि अपडेटेड वाला हमें टिक करके आना है, या फिर पुराना वाला टिक करके आना है। तो मैं आपको हमेशा एक ही सजेशन देता था। देखिए, जो चीजें प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंतर्गत हैं उनको तो आपको हमेशा साइट से ही लेकर जाना है, क्योंकि प्रोडक्ट एंड सर्विस का जो रेफरेंस इंडिया पोस्ट लेगा डिपार्टमेंटल एग्जाम में वो वेबसाइट का लेगा। ठीक है। अब पूरी तरीके से इंडिया पोस्ट साइट को कस्टमाइज कर दिया गया है, बदल दिया गया है जब से नए रेगुलेशन आए। आपका जो प्योर रूल 2024 आया उसकी वजह से जो इंडिया पोस्ट का साइट है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। हम पूरे जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं सबके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको मैं इंडिया पोस्ट का जो साइट है उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। पहले यदि आपने कभी खोल के देखा होगा तो वो डिफरेंट दिखाई देता रहा होगा, और अभी आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अब जो जो मेजर चेंजेस हुए हैं इंडिया पोस्ट के साइट में, जैसे मेल में जो चेंजेस हुआ है, बैंकिंग रेमिटांस में जो चेंजेस हुआ है, इसके अलावा बिजनेस में जो चेंजेस हुआ है प्योर रूल 2024 आने से। क्योंकि प्योर रूल 2024 आया तो अभी इन्होंने क्या किया है, इंडिया पोस्ट साइट पर केवल अपडेट वाली चीजें डाल दी है। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम जो अपडेट प्योर रूल 2024 के इंडिया पोस्ट साइट पर डाले गए हैं उन सारे मेजर अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। यहां तक चर्चा करेंगे जो आपके पीएसबी के मेंबर 6 से 7 हो गए। साथ ही साथ इस वीडियो में इंटरेस्ट रेट, मनी ऑर्डर, मेल के जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो आपका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से सवाल पूछ लेता है कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, आपको पता होना चाहिए। और उसके मिनिस्टर जो है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। तो ये पहला ही क्वेश्चन बनता है कि संचार मंत्री वर्तमान में कौन है। तो पहला आप इसको याद कर लीजिएगा। जो पूछता सवाल बनता है वो संचार राज्य मंत्री का पूछता है। तो ये इनका नाम याद कर लीजिएगा, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सनी। ठीक है। तो दोनों ही नाम आपको याद करके रखना है। एक आपके संचार मंत्री हो गए और एक हो गए संचार राज्य मंत्री। ये दोनों जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को हैंडल करते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तीसरा जो नाम आपको याद करना है, वर्तमान में देखिए सचिव डाक सेक्रेटरी पोस्ट जो है वो बंदिता कौल जी हैं, मिस बंदिता कौल हैं। इनका नाम याद करिएगा, स्क्रीन पर इनका फोटो भी लगा हुआ है, इसको भी याद करिएगा क्योंकि बेसिक चीजें हैं। और बेसिक क्वेश्चन जो है आपको पता होना जरूरी हो जाता है यदि आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉय हैं तो। अगला जो मेजर नाम आपको याद करना है वो है डीजी पोस्ट का श्री जितेंद्र गुप्ता जी हैं, वर्तमान में डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस। ये चारों नाम आपको याद कर लेने हैं। अब इसके अलावा सबसे ज्यादा सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि सर पीएसबी के मेंबर तो आपने पहले 6 पढ़ाए थे लेकिन अभी 7 हो गया है, एक नया जो आपका डिपार्टमेंट था वो जुड़ गया है। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, अभी मैं कंफर्म कर रहा हूं कि पीएसबी के मेंबर जो है 7 हो गए हैं 6 से। तो आपको याद कर लेना है कि भाई 7 हो चुके हैं। अब देखिए आपका मिस बंदिता कौल जी हैं, सेक्रेटरी पोस्ट हैं। अब सेक्रेटरी पोस्ट के अलावा इनके पास कुछ और चीजें हैं, जैसे जो पीएसबी होता है, पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है, उसकी अध्यक्षता भी करती है, उसके चेयरपर्सन भी सेक्रेटरी पोस्ट ही होते हैं। मतलब जो सेक्रेटरी पोस्ट होगा वही पीएसबी का चेयरपर्सन होगा। तो ये एक और यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद कर लेना है। मैंने पहले ही बता दिया कि डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस श्री जितेंद्र गुप्ता जी हैं, बेसिक हो गया, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मेंबर पर्सनल याद करना है कि भाई पर्सनल की मेंबर कौन है, तो मंजू कुमारी, ये पहला आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आपको याद करना है कि एचआरडी
का जो अभी कार्यभार देख रहे हैं वो अनुला कुमार है, दूसरा आप याद करिएगा। टेक्नोलॉजी तीसरा हो गया, तीसरा डिपार्टमेंट हो गया, सुब्रत दास जी इसको देख रहे हैं। मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो नया आपका डिपार्टमेंट जुड़ा है उसमें रामकृष्णा श्रीनिवास जी हैं, इसको याद करिएगा, 4 हो गया। इसके अलावा फाइनेंशियल को मनीषा सिन्हा देख रही है, 5 हो गया। इसके अलावा आपका जो क्वालिटी एंड मार्केटिंग का काम है वो 6वां है और इसको देख रही हैं नीरज कुमार जी देख रहे हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा ऑपरेशन के जो मेंबर है 7वां हो गया वो हरप्रीत सिंह जी हैं। तो काफी लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर अपडेटेड वाला लिस्ट हमें प्रोवाइड करा दीजिए, तो इसका पीडीएफ ही मैं क्या करूंगा आपके पेड ग्रुप में डाल दूंगा। तो जिनके पास पेड बैच नहीं है वो वीडियो से काम चला सकते हैं, और जिनके पास पेड बैच है उनको वीडियो और पीडीएफ जो है दोनों देखने को मिल जाएगा। इसीलिए पीडीएफ से भी आप एक बार इसको देखकर, मतलब परीक्षा के 1-2 दिन पहले पढ़ने वाली ही चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पहले से याद करके रखना है, क्योंकि मेजर जो है ये चेंज होते ही रहते हैं, मतलब महीने 2 महीने 1.5 महीने में इनके जो नाम हैं, इनके जो पद हैं, पद में कार्यभार का जो स्थिति है वो चेंज होता रहता है, ये आपको बात याद कर लेना है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पहले का स्ट्रक्चर था उसमें कुछ बदलाव किया। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, फिर स्टेट मिनिस्टर, डीजी हो गए, सेक्रेटरी हो गए। अभी मेंबर जो है आपको 7 देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर हो गए। पीएसबी का चेयरपर्सन सेक्रेटरी पोस्ट होगा, और नीचे जो है उसके बाद अलग अलग जैसे डीडीजी हो गया, सीजीएम हो गया, इनके जो पद हैं वो बताए गए हैं। जो दूसरा है पोस्टल डायरेक्टरेट, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बात कर लिया जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आप यदि जानेंगे तो बेसिक चीज है और इतना आपको पता होना चाहिए, चाहे आप जीडीएस हो, एमटीएस हो, पोस्टमैन हो, पीए हो, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जुड़े हो, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब इंडिया पोस्ट साइड में कुछ मेजर चेंजेस, जिसमें कि आपका गंगा जल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले आपको एक चीज याद करना है कि गंगा जल का जो प्राइस यहां पर बताया गया है ये अलग अलग कैटेगरी है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो नो जीएसटी चार्ज ऑन गंगा जल जो यहां पर मेंशन किया गया है ना, इसको आपको याद कर लेना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अगर किसी का भी प्राइस आपको देखने को मिलता है तो उस पर यह भी सवाल उठता है जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो हर चीज में जीएसटी देखने को मिल रहा है। तो देखिए 250 ml का है, पोस्ट ऑफिस काउंटर से आपको 250 ml का ले रहे हैं तो आपको 30 रुपए में पड़ेगा। और यही चीज यदि आप स्पीड पोस्ट से मंगाते हैं, ठीक है, 121 रुपए चार्ज है। अब इस पर 121 में गंगा जल का प्राइस और साथ ही साथ जो आपका स्पीड पोस्ट का चार्ज है वो इंक्लूड किया गया है। 2 बॉटल मंगाते हैं जो इंडिया पोस्ट का साइट है उससे, तो 201 रुपया पर पैक, उस पैक में 2 बॉटल रहेगा। 4 बॉटल मंगाते हैं तो आपका 321 रुपए रहेगा और उस पैक में 4 आपके बॉटल रहेंगे। बेसिक चीज हो गया। आधार के बारे में जैसे अब कंफ्यूजन क्या हो गया कि गंगा जल में कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है, ये हमारा जो नया अपडेट हुआ ना साइट पे, वहां पर ये चीज बता दिया गया, इसीलिए मैंने इसका पॉइंट लिया था। अब देखिए आधार का जो हम पैसा चार्ज करते हैं, हालांकि इस पे कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन आपको एक चीज याद करना है कि जो भी चार्जेस, पहला तो फ्री है, दूसरा फ्री है, तीसरा भी कैटेगरी फ्री है। अलग अलग कैटेगरी है, जैसे 0 से 5 के बीच में, 5 से ज्यादा कोई भी नया आधार बनवाता है। इसके अलावा यदि कोई मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करवाता है 5 से 7 के बीच में और 15 से 17 के बीच में उसका उम्र होता है, तो ये 3 कैटेगरी में जो आधार चार्ज है वो फ्री होता है। बाकी कंडीशन में आपको 100, फिर उसके बाद 100 और 50-50 का चार्ज देना पड़ता है। अब यहां पर एक चीज याद करने वाली बात यह हो जाती है कि भाई इस पर जो है जीएसटी पहले से इंक्लूडेड होता है, तो ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए मैंने आपको एनुअल रिपोर्ट का वीडियो दिया, इसके अलावा पीओ रूल 2024 के 200 क्वेश्चन का मैंने 4 पार्ट में, हर एक पार्ट में 50-50 एमसीक्यू किया है। उन चारों पार्ट को नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखिएगा, उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो पीओ रूल 2024 का वीडियो दे दिया, टोटल 5 वीडियो दे दिए उसके। इसके अलावा मैंने एनुअल रिपोर्ट का वीडियो दे दिया
और एनुअल रिपोर्ट में कुछ मेजर चेंजेस हो गए हैं। देखिए, आधार सेंटर की बात करें पूरे देश में तो 13,352 सेंटर अभी काम कर रहे हैं। इस पर कोई भी बदलाव नहीं है, पिछले कई सालों से 13,352 सेंटर ही हैं। और इसमें ना तो कोई बढ़ोतरी हुई है, ना तो कोई ऑफिस जो है इस पर कम किया गया है। अगला है आपका पीआरएस, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जहां पर जो यात्री हैं वो ट्रेन के टिकट जो है रिजर्व कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। और एज पर इंडिया पोस्ट साइट देखें, देखिए साइट का ही डाटा मैं अभी आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। और इस वीडियो को एक से मतलब मैक्सिमम 2 वीडियो करेंगे, मिनिमम एक वीडियो में पूरा जो भी अपडेट रहेगा उसको खत्म करने वाले। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, जो भी डाटा रहेगा वो इंडिया पोस्ट के साइट के अनुसार रहेगा। पूरा मैंने साइट से उठा के यहां पर इसको तैयार किया है, उसके बाद मैं आपसे साझा कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि परीक्षा नजदीक आ चुका है, एकदम 20-25 दिन बचे हुए हैं और उसके पहले आपको जो एग्जैक्ट डाटा है वो पता होना जरूरी हो जाता है। 333 पीआरएस अभी पूरे भारत में काम कर रहे हैं, इस बात को आपको नोट करके रखना है फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है और इससे सवाल पूछा जाता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं और इसके लिए हमने जो सुविधा कस्टमर को दी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हमने एग्रीड किया हुआ है। उसके साथ हमने एक समझौता या फिर हम बोलें कि ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया हुआ है कि ये सुविधाएं जो है हम कस्टमर को प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी जो है पूरे देश में पीओपीएस के बोलते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र बोलते हैं, और 450 केंद्र जो है पूरे भारत में काम कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक और इस पर जो ऑफिस है खोला गया है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि पासपोर्ट बनवा रहा है तो उसका जो पुलिस वेरिफिकेशन है आसानी से हो सके। तो याद करिएगा कि 28/9/2022 से नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 214 हमने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का ऑफिस खोल रखा है डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में। मतलब जहां पे आपका पीयूपीएस के वहीं पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए एक ऑफिस खोला गया जिसे हमने पीसीसी बोला। ठीक है, और अभी इसके सेंटर 214 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेसिक चेंजेस थे। आपको 450 डाकघर जिसपे ये याद कर लेना है कि यहां पर पीओपीएस के काम कर रहे हैं। 214 जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए उसी डाकघर में एक ऑफिस खोला गया है जिससे जो भी सर्टिफिकेट है उसको क्लियर किया जा सके आसानी से। ठीक है, पासपोर्ट बनवाने के लिए। अगला जो है वो मेजर जो सवाल पूछा जा रहा था और ये आपको याद भी करना है। अब कुछ चीजें आपको परीक्षा से पहले ही याद करनी है, जैसे आपका पोस्टल सर्विस बोर्ड का मेंबर कौन कौन है, डीजी कौन है, सेक्रेटरी कौन है। आप लोग परीक्षा के काफी पहले परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए, क्योंकि ये सब मेरी जिम्मेदारी होती है। मैं अपने जिम्मेदारी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं और काफी मुझे उसके लिए तनाव भी रहता है कि मुझे आपके लिए क्या करके देना है, कौन सी चीजें अपडेट देनी है, ग्रुप में क्या आपसे साझा करना है, क्या आपको इन्फॉर्म करना है, और मैं बाकी चीजें एक सीक्वेंस के हिसाब से हमेशा प्रोवाइड कराता हूं। यदि हमारे पेड ग्रुप को आप ज्वाइन करते हैं तो उस पर आपको चीजें आसानी से समझ में आती हैं। यदि आप एक्टिव रहते हैं तो मतलब ग्रुप की चीजों को देखते रहते हैं तभी समझ में आएगा, नहीं देखते तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। इंटरेस्ट रेट हमेशा बोलता हूं परीक्षा से पहले याद करके जाना। पीओ सेविंग अकाउंट का 4.0 है, याद कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनुअली लिया जाता है। अगर आपको ये चीज अभी तक नहीं पता तो वार्षिक याद करिएगा, ये ब्याज जो है दिया जाता है। 180D 6.9 है, 2 ईयर 7.0 है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे गणना कैसे की जाती है। फिर 3 ईयर टीडी 7.1 और 5 ईयर टीडी जो है 7.5 है। देखिए कैसे क्वार्टरली जो है इसका कैलकुलेशन करते हैं। क्वार्टरली हो गया, क्वार्टरली हो गया और ये भी क्वार्टरली हो गया। अगला है आरडी, इंपॉर्टेंट है, 6.7 है और इसकी गणना भी क्वार्टरली करते हैं। कैसे करते हैं? हम त्रैमासिक में चक्रवृद्धि ब्याज गणना की जाती है। सीनियर सिटीजन 8.2 है, याद करिएगा। क्वार्टरली इसकी गणना करते हैं और इसे हम पेड भी कर देते हैं। देखिए सीनियर सिटीजन में तिमाही पेड करते हैं और एमआईएस में हम मंथली पेड करते हैं। एमआईएस का 7.4 है और ये मंथली होता है और इसको भी हम पेड कर देते हैं। एनएससी 7.7 चल रहा है
एनुअली इसकी गणना की जाती है, कंपाउंडेड होती है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में गणना की जाती है। पीपीएफ की बात करेंगे तो 7.1 है और इसकी गणना जो है एनुअली की जाती है, साल में एक बार ब्याज दिया जाता है। किसान विकास पत्र आपका 7.5 है। मेच्योरिटी का जो टाइम पीरियड है वो आपका 115 मंथ है और गणना जो है वार्षिक की जाती है, इसको याद करिएगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट वर्तमान में बंद कर दिया, 31/3/25 से इस खाते को आप नहीं खोल सकते हैं, 2 साल के लिए ही लाया गया था, एक आप समझ सकते हैं एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। ये भी आपका क्वार्टरली दिया जा रहा था, याद कर लीजिएगा। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी आपका 8.2 है और इसको एनुअली दिया जाता है, हर साल जो है उस खाते पर ब्याज ऐड कर दिया जाता है। ये मेजर चेंजेस थे इंटरेस्ट रेट के बारे में। और आपको इंटरेस्ट रेट के साथ ये भी याद करना है कि इसका गणना, इसको पे करने का जो तरीका है वो किस प्रकार से होता है। फ्रेंड्स, अगला जो आपका मेजर चेंजेस हुआ है वो है डोमेस्टिक मनी ऑर्डर में। मनी ऑर्डर तो मैंने आपको कितने बार बता दिया, लेकिन इस पर नियम जो है कुछ चेंज कर दिए गए। परिभाषा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बता दिया, परिभाषा आपको पता होगा निश्चित रूप से कि मनी ऑर्डर शैल बी एन ऑर्डर इशूड बाय पोस्ट ऑफिस पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी द पर्सन इन हुज नेम मनी ऑर्डर सेंट बाय द रेमिटर। ठीक है, मतलब जो भेजने वाला होता है उसको हमने रेमिटर बोलते हैं और जो पाने वाला होता है उसको हम पेई बोलते हैं। ये बात आपको याद कर लेना है। सिंगल मनी ऑर्डर मेजर जो चेंजेस हुआ है दोस्त, अब मैं आपको क्यों बोलता हूं कि आपको हमेशा एक चीज याद करके जाना है, जो साइट पे अपडेट कर दिया वो डाटा रेफरेंस लेना है। ये बात आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। अधिकतम जो आपका मनी ऑर्डर है वर्तमान में वो 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया। न्यूनतम तो उतना ही है 1 रुपया, अधिकतम वही मनी ऑर्डर, सिंगल मनी ऑर्डर 10,000 रुपए तक भेजा जा सकता है। इसके बारे में एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था और उस पर पूरी जानकारी दी थी, याद कर लीजिएगा। ये पहला मेजर अपडेट है। दूसरा अपडेट है, यदि आपको पेमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, अ सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द रेमिटर subject to such request being made within 3 month from date of booking। डेट ऑफ बुकिंग से 3 महीने के अंदर ही इस अनुरोध को किया जा सकता है। मतलब प्रेषक के अनुरोध पर भुगतान प्रमाण पत्र जो है बुकिंग की तारीख से 3 महीने के अंदर किया गया हो तो दिया जा सकता है, याद कर लीजिएगा। यदि मनी ऑर्डर जारी हुआ है तो मनी ऑर्डर का भुगतान किसको किया जाता है? पहला तो ऑप्शन होता है कि आप पेई को कर दो। दूसरा विकल्प होता है आपके पास कि पेई ने किसी व्यक्ति को अथोराइज कर दिया है तो उसको कर दो। इसके अलावा तीसरा जो एक एक्सेप्शन आ जाता है कि कोई भी मनी ऑर्डर का जिसको पेड करना है, मनी ऑर्डर पेई है, वो अवयस्क है मतलब माइनर है, निरक्षर है मतलब इलिटरेट है, उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी है कि धन को प्राप्त करने में, उसका प्रमाण देने में असमर्थ है वो, तो भुगतान के लिए हम क्या करेंगे? महानिदेशक ने जो हमें गाइडलाइन दी है, कहां पे देखने को मिलेगा ये? जैसे मनी ऑर्डर आपका प्राप्तकर्ता जो है वो अवयस्क है, निरक्षर है, तो इसके बारे में नियम हमने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है, जो आपका वॉल्यूम 6 पार्ट 3 है, वहां पर हमने बताया हुआ है। ठीक है, पेपर 2 का यदि आपने वीडियो हमारा देखा होगा जो पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए उपयोगी होता है, तो वहां पर मैंने उसके बारे में कितने बार बता दिया। ये तो पेड करने की बात हो गई। अब एक बात आती है कि यदि मनी ऑर्डर का रीडायरेक्शन करना है तो इसके नियम भी चेंज हो गए हैं। देखिए, वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। और विशेष तौर पर जो मनी ऑर्डर में नियम है वो काफी ज्यादा चेंज हो गए। अब 2 चीजें आपको यहां पर, 3 चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। पहला तो कि यदि प्राप्तकर्ता प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार पहचान प्रमाण पत्र के साथ अनुरोध करता है तो किसी अन्य पते पर भेजा जा सकता है, कोई चार्ज भी इसके लिए हम नहीं लेंगे। तो यदि मनी ऑर्डर को आप रीडायरेक्ट करते हैं तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और ये काम आपका कर दिया जाएगा। ये लाइन आपको याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। चलिए अगले लाइन पर चलते हैं। अब एक आपने पहले कंडीशन देखा होगा कि मनी ऑर्डर के अदाता मतलब पेई के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जब से ये अपडेट आया तो यहां पर याद कर लीजिएगा कि नो अल्टरेशन इन द नेम ऑफ पे शैल बी परमिटेड इन द मनी ऑर्डर।
ये आपका लाइन इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि मैं उतनी ही चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपका इंडिया पोस्ट साइट पे डाल दिया गया है। मैंने पूरा साइट चेक किया, पूरा छानबीन किया, वहां पर देखा कौन सा चीज वहां उन्होंने अपडेट किया है, कौन सा नहीं किया है, कौन सा सेम है, कौन सा पुराना है, और मुझे जितना भी मिला है अपडेट वाला मैंने सब कुछ यहां पे डाल दिया है। चलिए तीसरा कंडीशन देख लीजिएगा। यदि प्रेषक प्रशासनिक निर्देश के अनुसार अनुरोध करता है तो मनी ऑर्डर को रोका जा सकता है, प्रेषक को वापस किया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि मनी ऑर्डर जो है वो प्राप्तकर्ता को दिया नहीं गया है। ऐसी स्थिति में मनी ऑर्डर को रोका जा सकता, मतलब पेमेंट को स्टॉप किया जा सकता है, और स्टॉप करने के बाद इस मनी ऑर्डर को प्रेषक को हम वापस कर देंगे, कमीशन वापस नहीं करेंगे। ये बात आपको पता है, ये बात भी आपको पता होगा, पहले भी मैंने कई बार बताया हुआ है कि यदि ये सब काम नहीं हो पाता जो मैं आपको बता रहा हूं तो इसमें पोस्ट ऑफिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि पेमेंट को स्टॉप करवाना है, फेलियर हो गया ना, तो इसमें कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेता है। साफ तरीके से यहां पर उन्होंने मेंशन कर दिया गया है। जब भी कोई मनी ऑर्डर का प्राप्तकर्ता जो है वो लेने से मना कर देता है तो क्या करेंगे, हम कमीशन को हटाकर बाकी राशि प्रेषक को दे देते हैं। यदि भुगतान लेने में असमर्थ होता है, मान लीजिए मनी ऑर्डर को भुगतान के लिए पोस्टमैन गया और वह लेने में असमर्थ रहा या दिए गए पते पर नहीं मिला, और मिला तो उसने बोला कि भैया आप मनी ऑर्डर को कुछ दिन के लिए डाकघर में रोक लो, जो कि 7 दिन से अधिक अवधि का नहीं होगा, और 7 दिन तक मनी ऑर्डर को रोका जा सकता है। एक चीज क्या याद करना है कि ये 7 दिन का गणना हम कैसे करेंगे कि प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत करने की तारीख, दो चीजें यहां पे आपको याद करके जाना पड़ेगा। क्या है कि प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत करने की तारीख से या भुगतान के लिए भेजे जाने की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, 7 दिनों की अवधि के लिए डाकघर में रखा जाता है। इसके अलावा 7 दिन के भीतर यदि उसने नहीं लिया इस पेमेंट को, तो अगले दिन 7 दिन की अवधि के बाद तुरंत ही आने वाले पहले कार्य दिवस को इस मनी ऑर्डर को हम प्रेषक को वापस कर देते हैं। याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला एक कंडीशन और हो सकता है कि मनी ऑर्डर का प्राप्तकर्ता का मृत्यु हो गया है तो मनी ऑर्डर को हम वापस कर देंगे फ्रेंड। अगला जो आपका पॉइंट है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर की देयता में छूट। याद करिएगा कि पोस्ट ऑफिस कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि आपका मनी ऑर्डर का पेमेंट गलत हो गया है, जिसपे आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया, तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इस बात को आपको नोट करना है। दूसरा जो पॉइंट याद कर लेना है कि मनी ऑर्डर का भुगतान हो जाने के बाद, चाहे वो भुगतान के लिए किसी को भी हो, डाकघर किसी अतिरिक्त दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अब भेजना है तो आप इसकी जिम्मेदारी लेकर भेज सकते हैं। हालांकि ये बाई चांस ही होता होगा, तभी जो है पब्लिक पोस्ट ऑफिस पर इतना विश्वास करती है, बट उसने अपनी तरफ से इन चीजों को बता दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे अगर पोस्टमैन किसी गलत व्यक्ति को देगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको डिसमिस किया जा सकता है। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए तो हर पोस्टमैन सही तरीके से ही इस मनी ऑर्डर को डिलीवर करेगा। इस बात को आपको नोट करके रखना है। एक इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वॉइड मनी ऑर्डर, और ये याद कर लेना है भाई, अभी ये साइट में डाल दिया गया है। क्या बोल रहा है कि किसी भी कारण से जारी होने वाले महीने, कौन सा महीना चल रहा है मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। ये महीना है अगस्त का, और इसी महीने में आपका परीक्षा है, और इस महीने में कोई मनी ऑर्डर यदि जारी हुआ है तो क्या बोल रहा है, उस लाइन को ध्यान से समझिएगा कि जारी होने वाले महीने के बाद, महीने के बाद कौन सा आएगा, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, और सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा। क्या बोला है कि जारी होने वाले महीने के बाद दूसरे महीने के अंत तक, जारी होने के महीने के बाद दूसरा महीना अक्टूबर हो गया, दूसरे महीने के अंत तक भुगतानकर्ता प्राप्तकर्ता को मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं किया जाता तो उसे जारी करने वाले कार्यालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाता है, उसे वॉइड माना जाता है। अब क्या करेंगे हम, अब मनी ऑर्डर वॉइड हो सकता है किसी कंडीशन में। मनी ऑर्डर की जब्ती, मनी ऑर्डर की जब्ती कब होगी, लिखा है कि बुकिंग की तारीख से 3 वर्ष से अधिक समय तक यदि आपने मनी ऑर्डर के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की,
कौन सा जो आपको पॉइंट है याद करना है, 3 वर्ष। कि 3 वर्ष के भीतर आपने कोई भी पूछताछ नहीं की दोस्त, तो याद करिएगा कि कभी भी आप उसके बाद मनी ऑर्डर नहीं ले सकते, और इस पैसे को भारत सरकार के रेवेन्यू में जोड़ दिया जाता है। इस सर्विस को निलंबन कर सकते हैं, और ये पावर पहले डीजी पोस्ट के पास हुआ करता था, और ये जो समय है 1 वर्ष का हुआ करता था। अब ये पावर सीपीएमजी के पास आ चुका है। नया जो रेगुलेशन आया उसमें क्या बता दिया गया, द सर्विस ऑफ मनी ऑर्डर बाय एनी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस और ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस इन स्पेशल सर्कमटेंसेस मे बी सस्पेंडेड बाय सर्किल हेड बाय ऑर्डर इन राइटिंग। पॉइंट याद कर लीजिएगा, पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ई पासबुक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। काफी लोगों ने बोला कि सर ई पासबुक को बता दीजिए, क्वेश्चन आ जाता है। तो ई पासबुक जैसे आप गूगल पे जाएंगे और वहां पर ई पासबुक इंडिया पोस्ट करके सर्च करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर अभी देखने को मिल रहे हैं कि नागरिक जो है ऑनलाइन गूगल पर ई पासबुक इंडिया पोस्ट सर्च करके उसका साइट में जाके, जो भी साइट है, मैं आपको नॉर्मल तरीका बता रहा हूं, उससे भी आपका जाएंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल साइट इसका आपको याद कर लेना है। तो इस पर आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको मेजर जो चीजें सुविधा उपलब्ध हैं जो आप कर सकते हैं उसमें बैलेंस इंक्वायरी, सभी प्रकार की चीज नहीं कर सकते हैं, है ना, ये बात आपको नोट डाउन करके रखना है। मिनी स्टेटमेंट किसका, सेविंग अकाउंट पीपीएफ सुकन्या का निकाल सकते हैं, और फुल स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, इन सभी का, एसबी का, पीपीएफ का, सुकन्या का। प्रोसेस कुछ होता है, प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया कि आपको पहले सबसे पहले गूगल पर दर्ज करना है, साइट पे जाना है, साइट के बाद होम पेज में क्लिक करना है, संबंधित खाता का विवरण दर्ज करना है, फिर उसके बाद आपको कुछ डिटेल मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर, ओटीपी। उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट है, बैलेंस है, उसका जो इंक्वायरी है आप कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ये आपका प्रोसीजर रहेगा, नॉर्मल ही प्रोसीजर है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने इंपॉर्टेंट बहुत सारे चेंजेस बात किए, खास तौर से मनी ऑर्डर में हमने डीपली में चर्चा किया, उस पर मेजर जो है बदलाव कर दिए गए हैं। अभी हम आ जाते हैं और जो चेंजेस आपका डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट में हुआ है, लेटर में, आईएलसी में, बुक पैकेट को मर्ज कर दिया गया, इसके अलावा इंडिया पोस्ट का पार्सल हो गया, रिटेल हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया, हर चीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले याद करना है कि लेटर का जो वजन है वो 500 ग्राम कर दिया गया है। पहले 2 केजी हुआ करता था, अब इसे हमने क्या कर दिया, 500 ग्राम कर दिया। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, और याद करके ही जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। साइज में चेंजेस नहीं किया है, साइज स्क्रीन पर है। रोल फॉर्म 800 mm है, सिंगल डायमेंशन है, ठीक है, मतलब किसी एक साइड का डायमेंशन की बात कर रहा है। इसके अलावा सम ऑफ लेंथ और डायमीटर का दुगुना करेंगे तो 1000 है। अगर रोल फॉर्म में नहीं है, अधिकतम डायमेंशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रोल फॉर्म में नहीं है, सिंगल डायमेंशन 600, और इसके अलावा लेंथ, विड्थ और थिकनेस 900 mm होगा। इसी प्रकार मिनिमम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अपडेट वाला कंटेंट दे रहा हूं। पीडीएफ तो पेड ग्रुप को दे दिया जाएगा, लेकिन यदि आप पेड बैच में नहीं है तो आप बाकायदा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, जैसे जो आपका लिफाफा होगा, क्या लिखा है, लेटर अदर देन रोल फॉर्म शेल बी इन एनवेलप ऑफ द फॉलोइंग साइज। कि रोल के अलावा अन्य रूप में पत्र निम्नलिखित आकार में हो सकता है। न्यूनतम 90 बाई 140, 140 बाई 90, कुछ भी आप याद कर सकते हैं। जो आपका मैक्सिमम है उसको बदल दिया गया है, क्या है, 458 इंटू 324 mm, 2 mm के टॉलरेंस में ये चल सकता है। एक अगला जो बदलाव किया है वो है आपका लिफाफे का मोटाई। क्या, लिफाफे का मोटाई पहले कुछ और हुआ करता था, अभी क्या हो चुका है, अभी आपका हो चुका है 0.15, याद कर लीजिएगा। और आपका अगला है 0.5, मतलब प्रत्येक लिफाफा 0.15 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर मोटाई वाले कागज से बना होगा। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। लिफाफा न्यूनतम 70 जीएसएम कागज का होगा, कहने का मतलब है उसका थिकनेस वगैरह जो है 70 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होना चाहिए। लिफाफे वाले प्रत्येक लिफाफे का आकार इस प्रकार होगा, आपको ध्यान रख लेना है।
खिड़की वाले प्रत्येक लिफाफे का आकार जो है इस प्रकार होगा, आपको ध्यान रख लेना है। 35 से 50 चौड़ाई होगी, 80 से 125 लंबाई होगी। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने आपसे साझा किया है। इसके अलावा एक और चीज कि भाई लिफाफा इतना लचीला होना चाहिए कि उसे हमेशा यू आकार में मोड़ा जा सके। ये मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको परीक्षा में जाने से पहले जो है जरूर से देख कर जाना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे हैं, इस इमेज को यदि आपने समझ लिया तो लिफाफे पर किस प्रकार से पता लिखना है, लोगो किस साइज का होगा, स्टाम्प का कितना एरिया होगा, इसके अलावा बारकोड का क्या एरिया होगा, ऊपर से कितना डिस्टेंस छोड़ना है, नीचे से कितना छोड़ना है, दाएं से कितना छोड़ना है, बाएं से कितना छोड़ना है, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोगों के। कोई भी आप कंपनी है, फर्म चलाते हैं तो 25 बाई 50, 50 बाई 25 इसके अलावा जो आपका फ्रैंक इंप्रेशन स्टाम्प वगैरह है 74 के एरिया में, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपका क्यूआर रहेगा वो 18 बाई 18 का रहेगा, बारकोड रहेगा 60 बाई 10 का रहेगा। यह आपको मेजर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आपने याद कर लेना है। अब याद करने वाली बात यह भी आती है कि ऊपर से आपको 40 छोड़ना है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रत्येक लाइन में 40 कैरेक्टर लिख सकते हैं। इस लाइन के बीच में 1 से 5 का गैप दे सकते हैं। इसके अलावा याद करिएगा कि जब भी आप पता लिख रहे हैं प्राप्तकर्ता का, तो ये जो स्टाम्प आपने लगाया है और जब आप एड्रेसी का पता लिख रहे हैं उसके बीच में 10 का आपको डिस्टेंस छोड़ के लिखना है। इसके अलावा अगर इस साइड से बात करेंगे तो याद करिएगा कि 15 और नीचे से बात करेंगे तो 15 आपको छोड़कर ही पता लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीजें थी कि आपको याद कर लेनी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारी लाइनें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें यहां पर लिखी गई है, ठीक है। तो या तो आप इसको पढ़ लीजिए या तो मैंने जो इमेज से बताया उसको ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। अब मैंने जो आपको चीजें बताई, जैसे आपका साइज, ऊपर से लोगो का, क्यूआर का, स्टाम्प का कितना प्लेस होगा, उनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो आप पत्र पर दुगना टांक वसूल करेंगे। इस बात को याद करिएगा। इन केस ऑफ इन्फ्रिंग ऑफ कंडीशन मेंशन रेगुलेशन 87 सब रेगुलेशन 1 to 13 रेगुलेशन 88 पोस्ट ऑफिस 2024 letter shall be charged with double the postage. Any postage paid on it shall be taken into accounting in assessing the charge. कोई भी आपने दिया हुआ है तो उसको जो है हम गणना में लेंगे, जो आपने पहले से चार्ज दिया हुआ है। ये हमने बात कर लिया पता लिखने से संबंधित एक विशेष नियम के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं लेटर कार्ड के बारे में। लेटर कार्ड में बहुत सारी चीजें, लगभग सारी चीजें सेम होने वाली है। 5 ग्राम इसका वजन है, यहां पर साइज दिया है, साइज जो पहले था वही है, और इसके अलावा 70 जीएसएम का कागज होगा। ये बात आपको नोट डाउन करके रखना है। लेटर कार्ड में कभी भी कुछ भी चीज आपको अटैच नहीं करना है, कुछ भी इनक्लोज नहीं करना है, ये आपको याद कर लेना है। कुछ स्पष्टीकरण बता दिए गए हैं कि लेटर कार्ड का अर्थ है कागज की एक सीट जो सामान्यतः पत्र लेखन के लिए उपयुक्त रूप से मोड़ी और गोंद लगी होती है। इस बात को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको यह भी याद कर लेना है कि निजी निर्माण के लेटर कार्ड, मतलब प्राइवेट मैन्युफैक्चर जो लेटर कार्ड बनाते हैं, उचित रूप से मोड़ा जाएगा, 3 तरफ से गोंद लगाकर उसे बंद किया जाएगा। यह बात आपको याद कर लेना, और बाकी जो साइज वगैरह बताया उस सबका पालन करना पड़ेगा। लेकिन अगर लेटर कार्ड साइज, बाकी चीजों का नियम जो है उसको पालन नहीं करता, तब क्या करेंगे? तो डाकघर विनिमय 2024 के विनिमय 89 के निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में लेटर कार्ड को हम पत्र मानते हैं। अब याद करने वाला चीज हो गया भाई, है ना, यहां आपको याद करने वाला चीज आ गया, ये आपको दिमाग में डालने वाला चीज आ गया। क्या कि लेटर कार्ड को एक पत्र माना जाता है यदि आप दिए गए नियम का पालन नहीं करते। अब वितरण पर ऐसे लेटर के लिए पहले से भुगतान, ऐसे लेटर कार्ड के लिए पहले आपने कितना भुगतान किया है उसको हम पहले देखेंगे, और पत्र के लिए देय डाक शुल्क के बीच
हमने क्या करेंगे, आपने लेटर कार्ड पर कितना दिया था और पत्र पर कितना लग रहा है, उसके बीच में हम क्या करेंगे, दुगुनी राशि का शुल्क लिया जाए। ठीक है, याद कर लीजिएगा फ्रेंड। चलिए अगला जो है आपका पोस्ट कार्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और पोस्ट कार्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मतलब ये आपको अगर समझ में नहीं आया ना ये पॉइंट, तो इस पर जो आपका पहले से भुगतान किया डाक शुल्क लेटर कार्ड पर और पत्र के लिए डाक शुल्क जो लगना है उसको हम घटाएंगे और घटाने के बाद जो आएगा उसका दुगुना चार्ज करेंगे। पोस्ट कार्ड पर आ जाते हैं। ऑफिशियली तरीके से, ठीक है, ये बता दिया गया कि पोस्ट कार्ड का अधिकतम वजन 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। अभी तक हमारे पास कोई भी डाटा नहीं था, पहली बार ऐसा डाटा मिला पीओ रेगुलेशन 2024 में कि पोस्ट कार्ड का वजन 5 ग्राम होगा। पहले ये कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था। इसके अलावा आपको क्या याद करना है कि देयर डायमेंशन शैल बी 140 mm इंटू 90 mm। दे शैल बी लेजेंड पोस्ट कार्ड हिंदी और इंग्लिश, उनका आकार 140 बाई 90 होगा। हिंदी अंग्रेजी में पोस्ट कार्ड शब्द जो है पते की तरफ मुद्रित होगा। इसके अलावा डाकघर द्वारा जारी किए गए पोस्ट कार्ड की तुलना में ना तो अधिक पतले होंगे ना तो अधिक लचीले होंगे। ये भी बात आपको याद कर लेना है। पदार्थ के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं कि मटेरियल कैसा होगा। किसी भी पोस्ट कार्ड को मोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, किसी आवरण में रखा नहीं जाएगा, काटा नहीं जाएगा, अन्यथा परिवर्तित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि मुद्रित डाक टिकट पर आध अक्षर अंकित किए जा सकते हैं। कुल मिला के आपको समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूं कि ये यहां पे आप कुछ डॉट्स वगैरह बना सकते हैं कि यहां पर आपको टिकट लगाना है। उसके अलावा पोस्ट कार्ड से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि पोस्ट कार्ड से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी न मोड़ना है, न काटना है, न परिवर्तित करना है। लेकिन एक काम कर सकते हो, यहां पर आप कुछ डॉट वगैरह दे सकते हो कि भैया यहां पर जो है आपको डाक टिकट लगाना है। ठीक है, अब चलिए मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, जो मैंने आपको जब एमसीक्यू कराया था प्योर रूल 2024 का तो वहां पे भी बताया था। कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे, तो यहां पर आप इसको देख के, इसलिए बोल रहा हूं पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा कि भाई अगर कंफ्यूजन हुआ तो यहां से आपका जो डाटा है वो क्लियर होने वाला है। अब देखिए, ये इतने बार पोस्ट कार्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, इतने बार पूछा जाता है। पोस्ट कार्ड के पते वाले हिस्से का दाहिना हिस्सा सभी मामलों में प्राप्तकर्ता के पते के लिए, चलो स्क्रीन पर लगा दिया हूं, ये दाहिना हिस्सा कहलाता है और ये प्राप्तकर्ता का पता होता है। क्या लिखा हुआ है भाई कि सभी मामलों में प्राप्तकर्ता के पते के लिए दाहिना वाला हिस्सा और साथ ही साथ डाक टिकट लगाने के लिए दाहिना वाला हिस्सा होता है। और डाक टिकट कहां पे, ऊपरी दाहिने कोने पर लगा सकते हैं। बात आपको पता चल चुका ना कि ये वाला भाग जो है वो दाहिना वाला भाग है और इसका काम क्या हो गया, प्राप्तकर्ता का पता डाक टिकट लगाने के लिए। ये बायां वाला भाग कुछ संदेश वगैरह जो आपको देना है, और इसके अलावा जो पीछे है, मतलब पीछे जो बचा एरिया है उस पर भी आप संदेश लिख सकते हैं। प्राप्तकर्ता का पता बात कर लिया, दिमाग में तो एक सवाल उठ रहा होगा, प्रेषक का पता कहां लिखेंगे पोस्ट कार्ड पर। चलिए उस पर चलते हैं अब और ध्यान से इसको समझ लेते हैं। भाई क्या लिखा है कि डाक निर्देश के लिए पते वाले हिस्से का बायां हिस्सा साथ ही पिछला हिस्सा आप जो भी आपको संचार देना है कर सकते हैं। प्रेषक का पता, जिसके बारे में अभी आपसे मैंने बताया कि कहां पर लिखा जाएगा, पीछे की तरफ, ये पोस्ट कार्ड का आगे वाला हिस्सा मान सकते हैं, इसके पीछे साइड में ऊपरी बाएं कोने में। ये आपका दायां था तो ये बायां हो जाएगा, बाएं कोने पर लिखा जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि प्रेषक का पता आप पोस्ट कार्ड में कहां पर लिख सकते हैं। आपको जवाब देना है ऊपरी बाएं कोने में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको याद कर लेना है। आपको कुछ मैं चीजें बताने वाला हूं। यह सवाल पूछा जाता है कि पोस्ट कार्ड के साथ निम्नलिखित को छोड़कर कभी भी कुछ भी अटैच नहीं करना है। मैं जो चीजें आपको बता दूंगा उसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखना है
कि कभी भी कुछ भी चीज पोस्ट कार्ड पर नहीं जोड़ा जा सकता। तो पहला है डाक या अन्य डाक शुल्क भुगतान में लगाए जाने वाले टिकट पोस्ट कार्ड के केवल पते वाले भाग पर चिपकाए जाएंगे, ये लगा सकते हैं। कार्ड से पूरी तरह चिपका हुआ गोंद लगा हुआ लेबल जिसमें उस व्यक्ति का नाम और पता होगा जिसे कार्ड भेजा जा रहा है, इसको आप लगा सकते हैं। एक और लेबल है जिसमें भेजने वाले का नाम होगा, 50 mm लंबा, 20 mm चौड़ा से अधिक नहीं होगा। एक बहुत पतला कागज है, उत्कीर्णन चित्र, रेखा चित्र, फोटोग्राफ है जो कार्ड से चिपका होगा, उसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाएंगे, ये बात आपको पता होना जरूरी हो जाता। ऊपर जितने भी नियम बताए उनमें से नियम का उल्लंघन करने पर दंड क्या निर्धारित किया गया है। इन केस ऑफ इन्फ्रिंगमेंट ऑफ एनी द कंडीशन स्पेसिफाइड एज अबव द पोस्ट कार्ड शैल बी ट्रीटेड एज लेटर। पोस्ट कार्ड को हम पत्र ट्रीट करेंगे। ऐसे पोस्ट कार्ड के लिए पहले भुगतान किए गए डाक शुल्क और पत्र के बीच दे डाक शुल्क में हम अंतर का दुगुना जो है चार्ज करेंगे। याद कर लीजिएगा, न्यूनतम जो है वो 1 रुपया होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम चार्ज 1 रुपया चार्ज किया जाएगा। ये बात रही पोस्ट कार्ड की। पोस्ट कार्ड में जो भी चेंजेस हुए हैं 2024 के डाकघर अधिनियम के तहत, डाकघर रूल्स के तहत, उन सभी को हमने देख लिया है। अगला है बुक पोस्ट के बारे में। बुक पोस्ट में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा सब कुछ पहले बताया। एक चीज याद करिएगा कि बुक पोस्ट की कैटेगरी अभी बंद हो गई है। एक ही नाम याद करिएगा, केबल और केवल बुक पोस्ट। सैंपल, पैकेट, प्रिंटेड पेपर, ये आपको कुछ भी याद नहीं करना है। क्या चीजें जाएंगी जिनमें आपका पुस्तक, कार्ड, पत्रिका, जनरल सभी प्रकार के प्रकाशन, कागज, सीट, बिल, चालान, रिपोर्ट, वाणिज्यिक मटेरियल जो है इस पर भेजे जा सकते हैं। तो ये आपको पहले याद करना है। वजन 5 kg है। साइज में कोई बदलाव नहीं है, सेम साइज है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला जो याद करना है वो है आपका कि बुक पोस्ट को निम्नलिखित आकार के बिना बंधे लिफाफे में भेजा जाएगा। न्यूनतम 140/90 और मैक्सिमम 353 mm से अधिक नहीं होगा। पते वाले भाग में बुक पोस्ट लिखा होगा, याद कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें मैंने पहले ही बताई कैसे बांधना है जिससे कि आसानी से खोला जा सके, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी का आर्टिकल हुआ तो आपका इसे जांच के लिए खोला जा सकता है। अब इसके अलावा एक और चीज आपको याद कर लेना है कि इसके जो चार्जेस हैं पोस्टेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा जैसे बुक पोस्ट में कागजी मुद्रा नहीं होगा, चेक नहीं होगा, बैंक पोस्ट बिल नहीं होगा, ये चीजें नहीं जा सकती, याद कर लीजिएगा। एक मेजर जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद करनी है कि बुक पोस्ट में निहित कोई दस्तावेज जो है किसी प्राप्तकर्ता को संबोधित नहीं होना चाहिए, ना ही उस आइटम के अलावा किसी अन्य प्रेषक को संबोधित होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी तीसरे व्यक्ति को संबोधित किया तो वो चीजें बुक पोस्ट में नहीं जाएंगी, और अन्य टाइप के जो आपके आर्टिकल है वहां पर भी अलाउड नहीं होता। बुक पोस्ट को यदि 500 ग्राम तक है तो लेटर, और अधिक है तो पार्सल पोस्ट में हम ट्रीट करेंगे। किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो बुक पोस्ट को हमने क्या करना है कि पत्र या भारतीय जो डाक पार्सल है, इंडिया पोस्ट रिटेल पार्सल, उन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे और जो कम होगा उसका दुगुना जो है हम चार्ज वसूल करेंगे। पहले जो आपने दिया था उसका भी हम आकलन करेंगे। क्या नियम बताया हमें कि बुक पोस्ट को हम पत्र मानेंगे और उसको डिलीवरी पर क्या करना है हमें कि पत्र और भारतीय पार्सल का तुलना करेंगे, जो कम होगा उसका दुगुना लेंगे। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले जो दिया होगा आपने चार्ज उसको भी कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए अगला जो आपका डोमेस्टिक मेल आता है, इस पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। BLP है, नेत्रहीन के लिए साहित्य है, उसी प्रकार की चीजें हैं। ब्रेल में लिखी चीजें, अन्य विशेष प्रकार से मुद्रित पत्र पत्रिकाएं भेजी जा सकती हैं, लेकिन इसका उपयोग केवल जो अंधे व्यक्ति हैं वही कर सकते हैं। ऐसी वस्तुओं में केवल दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए ऊपर वर्णित विशेष रूप से मुद्रित सामग्री ही होगी। उनमें पुस्तक, पत्रिकाओं के शीर्षक, विषय सूची और विशेष प्रकार के उपयोग के लिए कोई कुंजी, निर्देश, पैकेट, लेबल के अलावा कोई संलग्नक के अलावा लिखित या साधारण प्रकार में मुद्रित कोई भी संचार नहीं होगा।
कुल मिला के आपको मैं समझाऊं तो एक चीज नोट करके रखना है कि कभी भी पर्सनल रिटर्न मटेरियल बीएलपी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में नहीं जाएगा, यहां पर बता दिया गया है। और कुछ चीजें जिसमें कि आपका शीर्षक, विषय सूची, इस प्रकार की चीजें बीएलपी में भेजी जा सकती हैं। ठीक है, टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट, ये चीजें जा सकती हैं। बाहर की ओर बीएलपी लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड जो है मेंशन होना चाहिए, ये आपको याद कर लेना है। मैक्सिमम 7 kg होगा, साइज में सेम प्रकार का स्थिति, कोई बदलाव नहीं किया। बाकी सारी चीजें जो है सेम होंगी, कुछ भी बदलाव नहीं किया है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें जो आपका इंडिया पोस्ट साइट में IT 2.0 रेगुलेशन 2024 के तहत अपडेट कर दिया गया है, उसके बारे में चर्चा किया। पीएसबी मेंबर, मनी ऑर्डर के इंपॉर्टेंट चेंजेस, लेटर, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, बीएलपी, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा किया। इस वीडियो में इतना ही करेंगे अब। क्यों? क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पूरे पोर्शन को जो आपका इंडिया पोस्ट का साइट अपडेट हुआ है उसको 2 वीडियो में हम खत्म कर लेंगे। अगला एक और वीडियो आएगा जिस पर आपकी बची हुई चीजें, जैसे पीरियोडिकल पोस्ट हो गई, आरएनपी हो गया, इंडिया पोस्ट पार्सल हो गया, ज्ञान पोस्ट हो गया, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में डालिए। मेहनत अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।